जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से ऑडिटिंग से संबंधित रिवीजन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रश्न से सहित उत्तर की वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप पूरी वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देख लेते हैं और अपने इंटरनेट पैक को रील्स देखने के बजाय इस वीडियो पर खर्च कर देंगे तो मैं दावा करता हूं, दावा, पेपर दीजिएगा और पेपर देने के बाद आइएगा। अगर हमारा बताया हुआ पेपर में 100 नंबर ना फंसा रहे, 100 नंबर, तो इस चैनल को डिलीट कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। किसी भी विश्वविद्यालय में हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं, वो भी ऑडिटिंग का पेपर देने जा रहे हैं, अंकेक्षण का पेपर देने जा रहे हैं, तो एक एक पॉइंट पर हम आपको बात करेंगे, अपनी बिंदुओं को रखेंगे। केवल आपको सुनना है, देखने का टाइम नहीं है तो आवाज़ तेज कर दीजिए, केवल सुन लीजिए और पेपर देके चले आइए। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है अंकेक्षण। अंकेक्षण को इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटिंग इतिहास। अंकेक्षण की हिस्ट्री आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, अंकेक्षण शब्द का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अंकेक्षण ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच करना। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब क्या होता है? जांच करना। ऑडिट शब्द की उत्पत्ति ऑडायर से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा है। ठीक है, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति ऑडायर से हुई है, जो एक लैटिन भाषा है। अब आपको मैं आगे बताना चाहता हूं, आप थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे। आप रामचरितमानस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुने जरूर होंगे, चाहे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रामचंद्र जी के बारे में सुने होंगे। रामचंद्र जी वनवास गए। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा राज करते थे, तो पिता अगर मरता था, उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उस राज गद्दी पर आसीन होता था। और आपको ये भी पता है कि वनवास चले गए तो अपनी कुर्सी को, यानी कि अपने पद को, अपने छोटे भाई भरत के हाथों में सौंप करके गए। वनवास जब गए श्री रामचंद्र जी, अपने छोटे भाई भरत को सौंप करके गए। लक्ष्मण भी चले गए थे, शत्रुघ्न और भरत बचे थे। तो भरत ने, आपको ये भी पता होगा, उस गद्दी पर खुद नहीं बैठे हो, और वो क्या किया उन्होंने, उनके जो खड़ाऊं होता है, उस खड़ाऊं को उन्होंने क्या किया, राजा की तरह शेया, मतलब उसको सम्मान दिया। अब जब श्री रामचंद्र जी युद्ध वगैरह सब कुछ लड़के आए अयोध्या, हमारे बगल में ही अयोध्या है, हमारे यहाँ से 100-150 किलोमीटर है। तो आए तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, राजपाठ का उन्होंने क्या किया, ब्यौरा मांगा भरत से। भरत जी 14 वर्ष वनवास वे लौटे, तो उनको राजगद्दी दी गई श्री रामचंद्र जी को। तो उन्होंने क्या मांगा, ब्यौरा मांगा। तो यहां पर भी ऑडिट शब्द की उत्पत्ति थी, तब भी ऑडिट था। समझ लीजिएगा, बार बार नहीं बताएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद कहा गया है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में जब भरत जी रामचंद्र जी से मिलने गए, तो रामचंद्र जी ने भरत से आमदनी और खर्च का ब्यौरा पूछा। इसका मतलब वहां भी ऑडिट का यूज था। अब महाभारत ने युधिष्ठिर से अपने भाई नकुल को आदेश दिया कि वह फौज के सेना का हिसाब किताब देखे और जांच करे। कौटिल्य ने सरकार के बड़े और छोटे लेखों के वर्गीकृत किया।
40 प्रकार के कपट और गबनों का कौटिल्य ने वर्णन किया। मौर्य काल में, मौर्य काल का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी चीफ अकाउंटेंट के तौर पर पूरा काम चलने लगा। ये थोड़ा सा इतिहास है जिससे आपको इंटरेस्टिंग भी फील होगा, आपको थोड़ी जानकारी भी होगी। तो इतना आपको समझना है बस। आपको पता है एक बात और, ठीक है, एक बात और, ल्यूकस पेसियोली दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता, ल्यूकस पेसियोली दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता, इनका जन्म इटली के वेनिस नगर में हुआ था। इतना भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है अंकेक्षण से आशय। समझिएगा, अंकेक्षण से आशय। अंकेक्षण से आशय का मतलब होता है, आपको लिखना है अंकेक्षण का आशय खातों की जांच से है। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण का आशय खातों की जांच से है। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अंकेक्षण का आशय खातों की जांच से है। खातों की जांच में आपको ध्यान देना है, जांच की जाती है और जो हम लोग प्रॉफिट लॉस बनाए रहते हैं, ट्रेडिंग पीएल बनाए रहते हैं, उसके सत्यता की जांच की जाती है। जो वित्तीय विवरण बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच की जाती है। एक बार फिर से याद रखिएगा, अंकेक्षण का आशय खातों की जांच से है। जो लेन देन हुए हैं, ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, बही खातों की जांच करना, व्यवसाय की पुस्तकों की जांच करना, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण कहलाता है। बस इतना याद करना है आपको। ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो भी नहीं दे रहा हूं। अगर ज़्यादा टाइम हो तो हमारी एप्लीकेशन पर ऑडिटिंग की पूरी क्लास A to Z मौजूद है, लाइन बाई लाइन। पहली बार यूट्यूब पर आए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो बिना लाइक करे या डिसलाइक करे मत जाइएगा। चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, हम चाहते हैं जो आपकी इच्छा हो। अब आपको क्या करना है, मैंने बता दिया ना, अंकेक्षण का आशय खातों की जांच करना, लेखा पुस्तकों की जांच करना, वित्तीय विवरण की जांच करना, सत्यता का पता लगाना, असत्यता का पता लगाना, कपट का पता लगाना, गबन का पता लगाना, यही है भैया अंकेक्षण। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विशेषताएं प्यार से समझिएगा। विशेषताओं में सबसे पहले आपको लिखना है एक संस्था का होना। अंकेक्षण की सबसे पहली विशेषता है एक संस्था होगी, चाहे व्यापारिक संस्था हो चाहे गैर व्यापारिक। ठीक है, ठीक है, चाहे अस्थाई संस्था हो चाहे एक व्यापारिक हो। व्यापारिक का मतलब जो इसमें बिजनेस किया जाता है, और अव्यापारिक का मतलब, गैर व्यापारिक का मतलब स्कूल हो कॉलेज हो, इनका अंकेक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। और आपको ध्यान देना है संस्था का होता है, चाहे व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक होता है। और ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक स्वतंत्र व्यक्ति का होना। अंकेक्षक जो होता है, अंकेक्षक किसे कहते हैं? जो व्यक्ति खातों की जांच करता है, पेपर में पूछता है, उसे अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षक के लिए चार्टर्ड अकाउंटिंग की डिग्री होनी चाहिए। जो स्टूडेंट सीए करना चाहते हैं, सीए सीपीटी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ कोर्स शुरू हो रहा है बहुत ही जल्द। जल्द मतलब 2-4 दिन में। याद रखिएगा आप लोग, जैसे मैं बीकॉम को पढ़ा रहा हूँ, एमकॉम को पढ़ा रहा हूँ, उससे अच्छा मैं पढ़ाऊँगा। ध्यान दीजिएगा। अंकेक्षक कैसे स्वतंत्र व्यक्ति होगा, इसको भी आप ध्यान देंगे। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अंकेक्षक कौन होता है? स्वतंत्र व्यक्ति होता है। स्वतंत्र व्यक्ति का मतलब क्या होता है? मैं स्वतंत्र हूं। अंकेक्षक ना तो व्यापार की तरफ से हो
मतलब ना हमारा पक्ष ले ना आपका पक्ष ले, ना हमारा पक्ष ले, जैसे हमें अपनी संस्था का अंकेक्षण कराना है, हमें अपनी बिजनेस का अंकेक्षण कराना है, तो वो ना तो हमारा पक्ष ले ना तो किसी अदर का पक्ष ले। अगर वो हमारा पक्ष लेता है तो सरकार के राजस्व में कमी आएगी, सरकार पैसा कम प्राप्त करेगी टैक्स के रूप में, ठीक है। स्वतंत्र होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अंकेक्षक को कुत्ता कहा गया है, पालतू कुत्ता। अंकेक्षक इसी में है किताब में, मैं किसी को कुत्ता नहीं बोल रहा हूं। अंकेक्षक एक पालतू कुत्ता है, ना कि शिकारी कुत्ता। पेपर में पूछता है। पालतू कुत्ता का मतलब कुत्ते को जब आप रोटी फेंकेंगे उससे कहेंगे आप जाओ काट लो अगले को, ठीक है, अगले को काट लो, भौंक दो तो भौंक देगा, कुत्ता होता है अंकेक्षक, ठीक है। क्यों कुत्ता होता है? क्योंकि अगर वो हमारी तरफ से है तो हमें हमारे टैक्स को बचाने का प्रयास करेगा, सरकार के राजस्व में कमी लाने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए कहा गया अंकेक्षक एक कौन कुत्ता होता है? पालतू कुत्ता होता है, ना कि शिकारी कुत्ता। याद रखिएगा, स्वतंत्र होता है, होना चाहिए, ठीक है। अगला, पुस्तकों के शुद्धता, ध्यान दीजिएगा, पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच की जाती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, पुस्तकों के शुद्धता, ऑडिट का मतलब, जांच का मतलब होता है शुद्धता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। जैसे ट्रेडिंग, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो क्या ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मिल गया, तो क्या जरूरी है कि वह सही है? गलत भी होता है, याद रखिएगा, गलत होता है तब भी ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, उसकी जांच की जाती है, ठीक है। आपको ध्यान देना है। अगला आपको लिखना है प्रमाणकों का प्रयोग, चौथा नंबर लिखिएगा, प्रमाणकों का प्रयोग। याद रखिएगा, जब ऑडिट किया जाता है तो रसीद वगैरह होती है, रसीद जैसे जिसमें आप कहीं से सामान खरीद के लाए हैं तो वहाँ पर रसीद मिलती है, बेची गई है तो रसीद मिलती है, उससे बोला जाता है प्रमाणक। प्रमाणक का मतलब, ध्यान दीजिएगा, प्रमाणक, उसका प्रयोग किया जाता है ऑडिट में। कहीं पर शंका होती है, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो उसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको लिखना है 5वां नंबर, यहाँ लिखिएगा 5वां नंबर, आवश्यक, पेपर में आया हुआ है, स्पष्टीकरण। ध्यान दीजिएगा, जब ऑडिट किया जाता है तो जिनसे ज़रूरत हो, हम आपके बिजनेस का ऑडिट करने आएंगे तो हम आपके बिजनेस में जितने लोग होंगे जिनसे जो ज़रूरत होगी हम पूछ लेंगे, क्या है, आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। क्रेता से प्राप्त कर लेंगे, विक्रेता से प्राप्त कर लेंगे, ये सब चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस शीट का सत्यापन किया जाता है। अच्छा बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ लोग क्यों जाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में रखना अनिवार्य होता है। याद रखिएगा, एकाकी व्यापार में ऐच्छिक होता है, साझेदारी में ऐच्छिक होता है, बट लेकिन कहाँ पर अनिवार्य होता है? कंपनी में अनिवार्य होता है। तो वहाँ पर सत्यापन करा करके सरकार के यहाँ अपना डाटा डालना पड़ता है, ठीक है, अपना डाटा डालना पड़ता है। और आपको बताऊँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? सत्यापन करना, सही है गलत है, जांच करेगा तभी तो सत्यापन करेगा, ठीक है। आगे लिखिए, सिद्धांतों का पालन, सिद्धांतों का पालन, जब ऑडिट किया जाता है तो सिद्धांतों का पालन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। सिद्धांतों का पालन, सिद्धांतों का पालन मतलब वही डेबिट और क्रेडिट के नियम पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी आपको देखना पड़ता है। 8वां नंबर इसमें दिया गया है निश्चित अवधि। याद रखिएगा, निश्चित अवधि, जो ऑडिट का काम कराया जाता है वो कई एक निश्चित अवधि होती है, ज़्यादातर साल भर में लोग कराते हैं। याद रखिएगा, ऑडिट ज़्यादातर लोग कहाँ कराते हैं? साल भर में कराते हैं। 9वां नंबर कहा गया इसमें बुद्धिमत्तापूर्ण, जो ऑडिटर होता है बुद्धिमान होना चाहिए। ऑडिटर जो होता है क्या होता है? उसे बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है।
उसे क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। उसके बाद कहा है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट भी होना चाहिए। आप लोग याद रखिएगा हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को। एक क्वेश्चन अगर पेपर में ना आया रहे जो मैंने बताया, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, जो मन का है तो कर दीजिएगा, जो आपकी इच्छा हो। गारंटी देता हूं। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? प्रतिवेदन का मतलब होता है सब कुछ करने के बाद, सब कुछ होने के बाद रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट लगाई जाती है। ऑडिटर रिपोर्ट लगाता है। याद रखिएगा, रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन, मतलब सही है कि गलत है, ये सब सारी चीज़ों को होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वेश्चन बढ़ता चलेगा। आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है, समझिएगा। देखो हमको याद है, हमारे पास किताब है तो हमको याद होता चला जाता है। ठीक है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेखा कर्म, ऐसे लिखिए। एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां पर, लेखा कर्म जहां से प्रारंभ होता है वहीं पर पुस्तपालन समाप्त होता है। ये भी कह सकता है भैया, पहले बता दें, आगे पीछे भी। जहां पर पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं पर लेखांकन शुरू होता है। आपको आगे ध्यान देना है, जहां लेखा कर्म प्रारंभ होता है वहीं पर पुस्तपालन समाप्त होता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जहां पर पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं पर लेखा कर्म शुरू होता है। याद रखिएगा। तो हमें उत्तर लिखने में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, अरे भैया हमें क्या लिखें। कुछ नहीं है मेरे भाई लोग, कुछ नहीं है। आपको क्या लिखना है, आपको जानकारी होनी चाहिए क्या होता है पुस्तपालन। हेडिंग डालना पड़ेगा, मैं उसे बता दे रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो समझ में भी नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पुस्तपालन का मतलब होता है लेखा पुस्तक। पुस्त मतलब होता है किताब। पालन का मतलब होता है नियमों और सिद्धांतों का पालन करना, पुस्तपालन कहलाता है। समझ रहे हैं? नियमों और सिद्धांतों का पालन करना, और नियमों और सिद्धांतों के पालन के तहत लेन देनों को किसी पुस्तक में लिखना पुस्तपालन कहलाता है। बस समझो, लेखांकन में क्या आता है और पुस्तपालन में क्या आता है। पुस्तपालन में आता है जैसे कोई बिजनेस है, उसमें लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा। राम व्यवसाय प्रारंभ किया, राम को माल बेचा, राम से मिला, श्याम से मिला, संतोष से मिला, दिया, खरीदा, बेचा, डिस्काउंट दिया, ये सब लेन देन। मेरे भैया लोग, लेन देन एक कागज़ में लिखा जाता है, कोरे कागज़ पर, मान लीजिए रद्दी बही में लिखा जाता है। उससे अब जर्नल किया जाता है, जर्नल के बाद लेजर तैयार किया जाता है। और लेजर मतलब खाता बही हिंदी में बोलते हैं। क्या क्या आता है यहू लड़कियों को नहीं मालूम होता, यो बता दें, भले BCom M.Com पढ़ लें। आप लोग को मालूम होगा, आप लोग को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बहुत लोग को नहीं मालूम, हमको सब पता है। ठीक है। और इससे जो बैलेंस निकाला जाता है यहाँ तक आता है लेजर में। यह होगा जर्नल होगा, फिर लेजर मतलब खाता बनाया जाएगा, खाता में बैलेंस और योग निकाला जाएगा। याद रखना, यही के बारे में आपको लिख देना है बस। विवेचना करने के लिए कहता है। लेखांकन में क्या आता है, तलपट, ट्रायल बैलेंस। तलपट के बारे में, तलपट अशुद्धियों को दूर करने का वो होता है, अंकगणितीय शुद्धता दूर की जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसे बोला जाता है लेखांकन। इसको ये भी है, इसमें अशुद्धियों का सुधार भी किया जाता है और इसमें समायोजन भी किया जाता है। ये सब आता है लेखांकन में। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका समाप्त हुआ। चाहे पूछे कि जहाँ पर लेखा कर्म जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं से पुस्तपालन समाप्त होता है। अब लिखना है जहाँ से पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं से लेखांकन शुरू होता है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन एक और हो गया है, आपको मैं आगे बताना चाहता हूँ। पूछ सकता है जहाँ अंकेक्षण शुरू होता है वहीं लेखांकन या लेखाशास्त्र
समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी कह सकता है जहां लेखांकन समाप्त होता है वहीं अंकेक्षण शुरू हो जाता है, ये भी कह सकता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। आपको आगे बताना चाहते हैं, जहां अंकेक्षण शुरू होता है वहीं लेखांकन समाप्त होता है। तो लेखांकन के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्या क्या आता है, अंकेक्षण के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्या क्या आता है, और एक और है इसी में, जहां अंकेक्षण समाप्त होता है वहीं अनुसंधान शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, आप समझिए, जहां अंकेक्षण समाप्त होता है वहीं अनुसंधान क्या होता है, शुरू हो जाता है। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, खोज करना। जैसे ट्रेडिंग बना, पीएल बना, बैलेंस शीट बना, इनसे सभी से क्या मिल के आता है, इनसे सभी से निकल के आता है निष्कर्ष, पर उस पर रिसर्च किया जाता है फिर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, कारणों का पता लगाना, अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, इसे आप इतना तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं। अंकेक्षण और अनुसंधान में अंतर भी पूछता है। और एक क्वेश्चन ये भी है, लेखांकन आवश्यकता है, ऐसे लिखिए, समझिए पॉइंट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। लेखांकन आवश्यकता है, लेखांकन आवश्यकता है, अंकेक्षण विलासिता ना। ठीक है, ठीक है। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल बताना चाहता हूं। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है, थोड़ी देर के लिए मानिए, तो मोटरसाइकिल हमारे लिए आवश्यकता है, साइकिल हमारे लिए आवश्यकता है ना, है कि नहीं। हमारे लिए आवश्यकता क्या है, हम फार्चूनर खरीद लें, हम 4 पहिया गाड़ी खरीद लें, वो है विलासिता। तो अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, लेखांकन क्या है, लेखांकन है कि अंकेक्षण है, रुक जाइए। हाँ, लेखांकन जरूरी है कि हमारा बिजनेस है, हमको फ़ायदा मालूम करना है, नुकसान मालूम करना है, ये सब क्या है हमारा लेखांकन। क्या है, एक क्या है, आवश्यकता है। भाई अगर लेखांकन रखेंगे नहीं, ठीक है, लेखांकन रखेंगे नहीं तो हमको पता नहीं लगेगा कि हमारा फ़ायदा क्यों हुआ, कितना हुआ, कहाँ से आया, कहाँ पर गया पैसा। ठीक है, उसके बाद अंकेक्षण विलासिता है। विलासिता का मतलब क्या होता है, विलासिता का मतलब होता है कि आरामदायक। हमारे पास पानी है, थोड़ी देर के लिए मानिए, थोड़ी देर के लिए हमारे पास फ्रिज नहीं है, तो पानी, फ्रिज नहीं है तब हम पानी पी रहे हैं, फ्रिज होगी तब हम पानी पिएंगे, फ्रिज रहेगा तो ठंडा पानी पिएंगे, फ्रिज नहीं रहेगा तो गर्म पानी पिएंगे, गर्म नहीं तब भी ताज़ा पानी पिएंगे। तो क्या है, फ्रिज क्या है, विलासिता है। एसी क्या है, विलासिता है। तो इसी प्रकार आप समझिए लेखांकन जरूरी है। अंकेक्षण सिर्फ कंपनी के लिए ज़रूरी है, जिसको भौकाल जमाना हो, जिसको कहीं पर रिपोर्ट देना हो, वहाँ पर विलासिता होती है, वहाँ पर एक विलासिता है। ज़रूरी नहीं होता, एकाकी व्यापार के लिए, साझेदारी के लिए अंकेक्षण जरूरी नहीं है, इसीलिए विलासिता कहा गया है। आपको ध्यान देना है, ये विलासिता क्यों है। भैया लोग, अगर हमारी पान की दुकान है, छोटी किरानी दुकान है, तो अंकेक्षण कराने जाएंगे तो बड़ा खर्चीला है, बड़ा पैसा लगेगा इसमें। ठीक है, सत्यम दुबे जी, हमारी कृपा नहीं है सर, प्रभु की कृपा है। आप लोग बढ़िया से पेपर दीजिए, अपने कॉलेज में हमारे बारे में बताइए, चैनल को लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ विलासिता क्यों है। अगर हमारे पास छोटी सी दुकान है, अगर हम ऑडिट कराने जाएंगे तो ऑडिटर जो बैठा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 100-200 रुपये में थोड़ी काम करेगा, वो नोटों की माला पहनेगा। नोटों की माला का मतलब 1000-2000 नहीं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लेगा। इसीलिए भैया छोटे व्यापारी के लिए बहुत खर्चीला है। कहा गया है
अंकेक्षण के लाभों की वैकल्पिक प्राप्ति, मतलब कि उसके पास वैकल्पिक तरीका भी है, खुद ही ऑडिट कर लेगा। पान की दुकान है, हमको ऑडिट करना है तो हम खुद ही कर लेंगे अपना। आप लोगों की फीस हमको मिलती है, हमको ऑडिट करना है तो हम खुद ही कर लेंगे, हम ऑडिटर के पास नहीं जाएंगे भैया। बड़ी कंपनी रहेगी जाएंगे, छोटवार कंपनी कहाँ जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है ऑडिटर के पास जाएंगे, दुनिया भर का उसमें वो लगेगा, रसीद लगेगी, दुनिया भर का नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयकर विवरणी, तमाम चीज़ें लगेंगी। आप समझिए क्यों विलासिता है, ठीक है। समय बर्बादी है, केवल प्रतिष्ठा होता है इसका मतलब, बस उद्देश्य पूरा नहीं होता, केवल प्रतिष्ठा। भवकाल हम ऑडिट कराए हैं, ठीक है। उसके बाद कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी, जैसे आप समझिए आपकी दुकान है, आपकी दुकान में 2-4 लोग काम कर रहे हैं, ऑडिट कराएंगे तो कहेंगे यार हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है इनका, एक गए हैं ऑडिट करावे, जांच करावे गए हैं, तो जो काम करते हैं वो नहीं करेंगे, और जो चुराना उराना होगा ना चुप्पे से चुराएंगे, फिर ऑडिटरों ना पकड़ पावे जाना। तो ठीक है, इसीलिए कहा गया है ऑडिट विलासिता है। बड़े व्यापारियों के लिए कहा गया है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। कपट की संभावना कम होती है, कार्यक्षमता प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, विकास होता है, दिवालिया होने की संभावना पहले पता लग जाती है, भावी योजना तैयार किया जाता है। तो यही सब है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, जो आपको आगे बताने जा रहे हैं अंकेक्षण के उद्देश्य। मोटा मोटा आप पढ़ लेंगे अंकेक्षण के उद्देश्य के बारे में। गाना चल रहा है, हो सकता है आपको आवाज़ भी जा रही होगी। शिल्पी राज भोजपुरी गाना चल रहा है हमारे गांव में, एक लोग का परीक्षा था आज, ठीक है, देखते हैं। आपको ध्यान देना है आगे अंकेक्षण के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। अंकेक्षण के उद्देश्य, अंकेक्षण के उद्देश्य, ठीक है। सबसे पहले लिखिए अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है। अंकेक्षण का उद्देश्य होता है, बता रहे, रुक जाइए, गलतियों का पता लगाना, ये सब हो तो रुका। जो इस ध्यान दीजिएगा उद्देश्य का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, आप समझिएगा अंकेक्षण का उद्देश्य, उद्देश्य का प्रमुख उद्देश्य होता है त्रुटियों का पता लगाना, त्रुटियों का पता लगाना, कपट का पता लगाना। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, त्रुटियों कह दीजिए, अशुद्धियां कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, कपट लगाना। तो त्रुटियां जो होती हैं, पहला त्रुटि होती है सैद्धांतिक त्रुटियां, सैद्धांतिक त्रुटियां। दूसरा होता है लिपिकीय त्रुटियां, याद होनी चाहिए, नहीं पूछ लेगा दो छोटा छोटा। लिपिकीय त्रुटियां, लेखा संबंधी त्रुटियां, चौथा नंबर लिखना है क्षतिपूरक त्रुटियां। सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, याद रखिएगा, चारों के बारे में याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन शॉर्ट में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। सैद्धांतिक त्रुटियों का मतलब होता है जैसे अकाउंटिंग के नियम हैं, रूल हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के नियम हैं, रूल हैं, उनमें अगर कोई कमी हुई है, जैसे मान लीजिए कहा गया है आयगत व्ययों को पूंजीगत व्यय मान लिया जाए, उसे कहा जाता है सैद्धांतिक त्रुटियां, ठीक है, ठीक है। मिस्टर अयन पांडे जी कह रहे हैं, अमन पांडे जी, सर कारपोरेट में वही क्वेश्चन आया था जो आपने बताया था। बिल्कुल ये भी आएगा, आप अपने कॉलेज में स्टूडेंट को ज़रूर बताइएगा, नहीं तो चुप्पे से लिख लो, बता देना। चैनल है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के नाम से है, आर के मौर्य क्लासेस के नाम से है। इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो आप लोगों
आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ेंगे सबके लिए हेल्प करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक त्रुटियां पूछ लेता है 5 नंबर में, कौन सी त्रुटि होती है? ठीक है, बता रहे हैं सब कुछ, महेंद्र मौर्य जी सब कुछ बता रहे हैं भाई। सैद्धांतिक मतलब होता है नियम कानून तोड़ करके। हम ये मार्कर खरीदे हैं, ये कौन सा व्यय है बताइए? हम मार्कर खरीदे हैं, ये जो हमारा मार्कर है आयगत व्यय है। क्यों आयगत व्यय है? बिना एकरा हम खरीदे, बिना इसको खरीदे हम कोचिंग नहीं पढ़ा पाएंगे, कमाई नहीं कर पाएंगे। आयगत व्यय है। और एक यूज कै दिन होगा? 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 10 दिन होगा। और अगर हम देखें, ये क्या है? बोर्ड, ये पूंजीगत व्यय है। 3 साल हो गया बोर्ड को यूज करते हुए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आपके सामने हूँ, तो 3 साल हो गया वीडियो, तो ये पूंजीगत व्यय है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में बिल्डिंग पूंजीगत व्यय होती है, बिजली का बिल आयगत व्यय होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लिपकी त्रुटियां मतलब क्या होता है? लिपकी त्रुटि का मतलब होता है, और इसी के अंदर भी सैद्धांतिक त्रुटियों में आता है छूट जाने वाली त्रुटियां, जो छूट जाती हैं, जो लिखने के लिए छूट जाती हैं। कभी कभी पूरा छूट जाती हैं, कभी कभी आधा छूट जाती हैं, अधूरा छूट जाती हैं। उसके बाद होता है और छूट जाने वाली, दूसरा कहता है लेखा संबंधी अशुद्धियाँ। सॉरी, छूट नहीं, सैद्धांतिक में यही रहेगा, यही रहेगा। लिपकी त्रुटियाँ, लिपकी मतलब लिपिक के कारण, गलती के कारण, लिपिक की गलती के कारण। आपको ध्यान देना है आगे। लिपकी मतलब होता है जो कलर्क होते हैं, ये कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी कभी आधा छोड़ देते हैं, कभी कभी गणना गलत कर देते हैं, कभी कभी एक पक्ष में करते हैं, अगले पक्ष में नहीं करते हैं, कभी कभी शेष निकालते समय कर देते हैं। यही होता है लिपकी अशुद्धियाँ। ठीक है, उसके बाद लेखा करने में अशुद्धि कर देते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षतिपूरक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मानिए आप लोग थोड़ी देर के लिए मानिए, कभी कभी होता है ना कि एक गलती दूसरी गलती को ढांप देती है। ढांपने का मतलब है, देहाती में बता रहे हैं, एक गलती दूसरी गलती को छुपा देती है, उसे बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। याद रखिएगा, जैसे केहूस 500 रुपये कम मिला, केहूस 500 रुपये ज़्यादा मिल गया, तो जब आप हिसाब किताब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस आपका मिलेगा और आप जान जाएंगे सही है, लेकिन वास्तव में गलत रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो और आपको मैं बताऊं, सबसे पहली बात उद्देश्य से याद होना चाहिए, पेपर में आएगा। आपको ध्यान देना है आगे, मुख्य उद्देश्य, इसके उद्देश्य आपको याद होने चाहिए। मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य में पहला कहा गया है लेखा पुस्तकों की जांच। याद रखिएगा, मुख्य उद्देश्य आपको पक्का याद होना चाहिए। दूसरा नंबर लिखना है सत्यापन। सत्यापन किसका? वार्षिक विवरणों का सत्यापन किया जाता है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सहायक में कहा गया है अशुद्धियों की खोज करना, अशुद्धियों को रोकना, छल कपट की खोज करना, छल कपट को रोकना, कर्मचारियों का ऊपर नैतिक दबाव डालना, प्रभाव डालना, अधिनियम की पूर्ति करना, नियम कानून के बारे में जानना। सामाजिक का मतलब होता है समाज में जो विनियोजक हैं, जो पैसा समाज जो विनियोग किए हुए हैं, जो कर की चोरी करते हैं, पूंजी शरण से सुरक्षा कराना, मतलब कि समाज को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकार को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको आप समझ लीजिएगा, इतना बस। ठीक है, आपको ध्यान देना है आगे। अंकेक्षण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण के वर्गीकरण में आपको बहुत ज़रूरी बात हम बताने जा रहे हैं। पहला लिखना है आपको वैधानिक अंकेक्षण। दूसरा आपको लिखना है सरकारी अंकेक्षण, व्यक्तिगत अंकेक्षण, व्यक्तिगत अंकेक्षण। तीसरा नंबर लिखना है सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण। ठीक है, वैधानिक अंकेक्षण मतलब होता है जो नियम कानून के तहत अनिवार्य हो,
उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। आगे वैधानिक अंकेक्षण में वे आते हैं जो नियम कानून के तहत जिनका अनिवार्य कराना होता है। जैसे आप जान लीजिएगा कंपनी का, ट्रस्ट का, बीमा कंपनी का, सहकारी का, निगम का। ठीक है, तेज प्रताप निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कॉलेज में हमारे बारे में जो भी बताना हो वहाँ बताइएगा, लोगों को बताइएगा, बस आप थोड़ा से लोग जाने, हमको जाने, आपको जाने। ध्यान दीजिएगा, वैधानिक का मतलब जो नियम कानून के तहत अनिवार्य हो। 3-4 ठो याद करना है। पहली बात तो कंपनी का आपको लिखना है, बैंकिंग कंपनी का, बीमा कंपनी का, ट्रस्ट का, उसके बाद निगम का। निगम का मतलब जैसे नगर पालिका हो गया, जिला पंचायत हो गया, नगर पार्षद हो गया, इसका समझ में आया। वैधानिक में भी लिख देते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। कंपनी, बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, निगम, सहकारी, इतने लोग का अनिवार्य होता है। व्यक्तिगत अंकेक्षण के क्या बोलते हैं? अनिवार्य नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। एकाकी व्यापार, साझेदारी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या गैर व्यापारिक संस्था कह दीजिए इसको, व्यापारिक संस्था। सरकारी क्या होता है? गवर्नमेंट जो कराती है ऑडिट, उसे कहा जाता है सरकारी। पेपर में 100% ना पूछा जाए तो हमसे मिलिएगा, हमसे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने मेन चीज़ बता दी आपको, देखो। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ अंकेक्षण के प्रकार। ये वर्गीकरण है, प्रकार अलग से होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रकार अलग से होगा। याद रखना हमारी बातों को, जो मैं बता रहा हूँ ये सब पेपर में आएंगे। और ये भी मत समझिएगा कि देख देख के बता रहे हैं। हाँ, नहीं तो बहुत लोग बुराई खोजते हैं पहले, भलाई बाद में खोजते हैं। मतलब कमी पहले ढूंढेंगे। मैं किताब होना जरूरी है, बिना किताब के कहाँ पढ़ा पाएंगे, मतलब दे पाएंगे आपको। आपको पहला अंकेक्षण के प्रकार में आपको लिखना है, समझा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिखवा पाएंगे। के प्रकार में पहला होता है चालू सतत अंकेक्षण। ठीक है, ऐसा अंकेक्षण, ठीक है, ऐसा अंकेक्षण जो हमेशा चालू रहता है, पूरे वर्ष चलता रहता है, उसे चालू अंकेक्षण कहते हैं। चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है, ठीक है, ठीक है, चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो पूरे वर्ष चलता रहता है। याद रखिएगा, इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए। चालू अंकेक्षण और पूरे साल चलता रहेगा, बीच बीच में रुकता भी रहेगा, और जब वर्ष समाप्त होगा तो आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। उसके बाद इसके लाभ कहा गया है, जब पूरे साल ऑडिट चलता रहता है तो कहा गया है गहन जांच हो जाती है। कहा गया है गलतियों को, भाई रोज़ रोज़ वही काम कर रहे हो तो गहन कर लोगे, गलतियों को जल्दी पकड़ लिया जाता है। अशुद्धियों की जानकारी तुरंत, जैसे अशुद्धि होती है वैसे पता लग जाती है। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव होता है कि गलती ना करें, चोरी ना करें, डकैती ना करें। ठीक है, समय का सदुपयोग हो जाता है। अंतरिम लाभांश, अंतरिम लाभांश का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी साल भर में ऑडिट करवाएगी तो साल भर बाद डिविडेंड देगी, लाभांश देगी अपने विनियोजकों को, अंशधारियों को, ये बीच में भी दे देगी। ठीक है, कहा गया। उसके बाद कह रहा है लेखा पद्धति में शीघ्र सुधार हो जाता है, रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है, सुविधाजनक होता है, शीघ्र प्रस्तुत किया जाता है, कर्मचारी हमेशा व्यस्त रहते हैं। बस। अब एक 200 है भैया, साल भर ऑडिट कराओगे तो असुविधा होगी। असुविधा का मतलब होता है रोज़ पहुँचे रहेंगे ऑडिटर, एमे कमी ओमे कमी निकालते रहेंगे, कागज़ मांगते रहेंगे, डिस्टर्बेंस आपका बना रहेगा। अधिक खर्चीला होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, पैसा लगेगा। साल भर कराओगे, जो काम साल भर कराओगे उनमें ज़्यादा पैसा लगेगा, जो साल भर में एक बार कराओगे वहाँ पर कम पैसा लगेगा। उसके बाद मतलब प्रभाव नहीं रहता, जैसे रोज़ रोज़ रिश्तेदार आए घर में तो इज्जत नहीं रहती है, वैसे ऑडिटर रोज़ रोज़ आएँ तो उनको लोग डरेंगे नहीं, उनके बारे में सब जान जाएंगे। उसके बाद कहा है अंकों में हेर फेर की संभावना हो, अगर पीछे छूट गई तो बाद में पछतावा। कभी कभी मान लीजिए लास्ट में पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर पीछे कोई गलती मान लीजिए छूट गई तो बाद में दिक्कत हो जाती है।
ठीक है। मोहम्मद जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कॉलेज के स्टूडेंट को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ आगे दूसरा, मैं पूरा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, पेपर है वार्षिक, ये क्या बोलते हैं, सामयिक अंकेक्षण। वार्षिक का मतलब होता है जो वर्ष भर में एक बार होता है, वर्ष के लास्ट में होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वार्षिक एनुअल ऑडिट कहा जाता है, उसे फाइनल ऑडिट के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वार्षिक का मतलब अंतिम का मतलब फाइनल, फुल एंड फाइनल समय में किया जाता है। अंतरिम, अंतरिम का मतलब होता है तीसरा नंबर, अंतरिम अंकेक्षण, अंतरिम इंग्लिश में भी बोलते हैं। अंतरिम अंकेक्षण का मतलब होता है जो वर्ष के बीच में ऑडिट कराया जाता है उसे, और वर्ष के बीच में किसी विशेष उद्देश्य के लिए, उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आकस्मिक मतलब एक होता है आकस्मिक, चौथा आकस्मिक का मतलब जो होता है अचानक, ज़्यादातर यही पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। और तो दिया है लागत अंकेक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण का मतलब होता है लागत लेखों की जांच करना, लागत अंकेक्षण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लागत लेखों की जांच करना लागत अंकेक्षण कहा जाता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे रखा रहेगा और आपको लिखना रहेगा, मेरा दावा कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रबंध अंकेक्षण होता है, ध्यान दीजिएगा, लिख लो कुछ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रबंध का मतलब मैनेजर के बारे में ऑडिट कराने का काम किया जाता है, उसे प्रबंध अंकेक्षण कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देता है चिट्ठा अंकेक्षण। चिट्ठा अंकेक्षण मतलब होता है, चिट्ठा अंकेक्षण का मतलब होता है कि चिट्ठे में क्या होता है, संपत्ति एवं दायित्व का ऑडिट कराया जाता है, याद रखिएगा, संपत्ति एवं दायित्व का। आंतरिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण का मतलब होता है जो व्यवसाय के कर्मचारी होते हैं उन्हीं में से विश्वसनीय को पकड़ लिया जाता है, उनसे ऑडिट करा लिया जाता है। भाई बिजनेस में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं संस्था में, उनमें से पकड़ लिया जाता है ऑडिटर को, ठीक है। और आंतरिक होता है एक बाह्य होता है, बाह्य का मतलब कंपनी के बाह्य, बाह्य कंपनी जो होती है, कोई संस्था होती है, अंदर के कर्मचारियों से नहीं कराती, बाहर से इंपोर्ट करके लाती है, मतलब उठा के लाती है, बाहर से करवाती है, उसे बाह्य अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। एक होता है रोकड़ अंकेक्षण। रोकड़ का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल रोकड़ की जांच कराई जाती है, उसे रोकड़ अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है, इसको आप ध्यान देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद पेपर में आपके आता है जांच, बहुत पेपर में आपको पूछा जाता है। आपके पेपर में आती है जांच के बारे में, नैतिक के जांच, नैतिक। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लाइक करने में कंजूसी दिखाएंगे तो हम महाकंजूस आदमी हैं, और हम भी पढ़ाने में भी कंजूसी दिखाने का काम कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। आपके पेपर में नैतिक जांच बहुत पूछा जाता है, तो नैतिक की जांच किसे कहते हैं? ठीक है, मिस मिश्रा जी नमस्कार। ठीक है, नैतिक की जांच से अभिप्राय जिसके अंतर्गत संस्था की लेखा पुस्तकों की स्वाभाविक ढंग से होती है, जिन्हें लेखा पुस्तक संस्था के रूप में अपने पास रखती है। ध्यान दीजिएगा, नैतिक जांच से आशय उस जांच से जिसके अंतर्गत संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच होती है। लेखा पुस्तकों की जांच होती है। किसकी जांच होती है? लेखा पुस्तकों की जांच होती है। आपको ध्यान देना है, लेखा पुस्तकों की जांच होती है। लेखा पुस्तकों का मतलब होता है, इसमें कहा गया है प्रारंभिक पुस्तकें आती हैं, जैसे जर्नल आता है और लेजर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है आगे। नैतिक की जांच का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रारंभिक जर्नल की जांच की जाती है, लेजर की जांच की जाती है। रोज नामचा का योग चेक किया जाता है, मैं याद लीजिएगा, रोज नामचा का योग चेक किया जाता है, इसमें शेष चेक किया जाता है, इसमें जो ट्रांसफ़र किया जाता है
तलपट की जांच की जाती है, तलपट का योग और शेष की जांच की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। चलते हैं आगे। ए में क्या होता है, जो जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, तलपट होता है, उसके बैलेंस की जांच की जाती है, टोटल की जांच की जाती है, शेष की जांच की जाती है। ठीक है, इसे बोला जाता है नैतिक की जांच। इससे लाभ वगैरह भी पूछा जाता है। एक होता है परीक्षण जांच। परीक्षण जांच में ध्यान देना है, प्रत्येक लेखा पुस्तकों की गहन जांच होती है। परीक्षण जांच में कहा गया है प्रत्येक लेखा पुस्तकों की गहन जांच होती है, इसमें याद रखिएगा इसमें। ठीक है, गहन जांच से गहन जांच का मतलब होता है विस्तृत जांच, गहन जांच। अब ध्यान देना है, आगे नया चैप्टर है। एक होता है प्रमाणन। प्रमाणन का मतलब होता है, इसका एक चैप्टर मिलेगा आपको प्रमाणन के बारे में, आगे हम आपको बताएंगे। आगे बता रहे हैं प्रमाणन के बारे में, पहले पढ़िए। पेपर में पूछता है आंतरिक अंकेक्षण क्या है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक अंकेक्षण जो वे अंकेक्षण होते हैं, आंतरिक अंकेक्षण वे अंकेक्षण होते हैं जो व्यवसाय के ही कर्मचारियों द्वारा कराए जाते हैं, जो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनसे आप ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उनसे जो जांच कराई जाती है। ठीक है, अब पेपर में आता है प्रमाणन। प्रमाणन के बारे में थोड़ा बता दें, अभी कोई स्टूडेंट हमसे पूछ भी रहा था ना प्रमाणन के बारे में। प्रमाणन के बारे में सामान्य तौर पर आप जानिए, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो चाहे ऑनलाइन खरीदें चाहे ऑफलाइन खरीदें, आपको एक रसीद मिलती है, वही होता है प्रमाणन। कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको वहाँ से एक रसीद मिलती है, उसे ही क्या बोला जाता है, प्रमाणन बोला जाता है। जब कोई आप रसीद खरीदते जब कोई आप सामान खरीदते हैं तो वहाँ आपको क्या मिलती है, एक रसीद मिलती है, जिससे प्रमाणन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, मार्केटिंग ये कहा गया है, जब आप कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है विक्रेता से, जब पे वस्तु का नाम लिखा होता है। मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल का नाम लिखा होगा, दर मतलब कि उसका रेट लिखा होता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उपभोग करने वाले ग्राहक द्वारा उस रसीद का कोई महत्व नहीं होता, उसे फाड़ कर फेंक देते हैं, किंतु व्यावसायिक संस्था उस रसीद को रखी रहती है। जैसे आप कहीं से मोबाइल खरीदेंगे तो हम लोग कभी कभी फेंक देते हैं, कौन माता न फेंको, लेकिन व्यावसायिक संस्था के पास तो रसीद रहती है, उसे बोला जाता है प्रमाणन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, एक उद्देश्य क्या होता है, प्रमाणन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब सीए जांच करेगा तो कभी कभी मांगता है शुद्धता की जानकारी के लिए, वो मांगता है प्रमाणक को। ठीक है, लेन देन के बारे में उसको पूरा जानकारी हो जाती है। और एक क्वेश्चन पूछता है, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, प्रमाणन अंके बहुत आता है, BBIP लिख लो, BBIP प्रमाणन अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार मानव के रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, उसी प्रकार प्रमाणन है। अगर ऑडिट कराया जा रहा है, कहीं पर प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ी तो यही प्रमाणन, इसी प्रमाणन से क्या होता है, काम होता है, याद रखिएगा। तो प्रमाणन में आपको ध्यान देना है, रीढ़ की हड्डी है, कहा गया है प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, मतलब सब कुछ इसी पर निर्भर है ना, पूरी वही सामान खरीदा गया बेचा गया, उसकी जो रसीद होगी उसी पर तो निर्भर है। प्रमाणक किसे कहते हैं, प्रमाणक का मतलब होता है जो प्रमाण पत्र देता है उसे प्रमाणक कहा जाता है, जो प्रमाणित करता है। सत्यता एवं वास्तविकता को जो प्रमाणित करने वाले प्रलेख होते हैं
सत्यता को जो प्रमाणित करने वाले लेख होते हैं, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। प्रमाणक के बारे में आप सभी स्टूडेंट को हम एकदम स्पष्ट बात बताना चाहते हैं। हम थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत थक गए हैं। जिस समय मैं वीडियो बनाना शुरू किया, कुछ देर पहला चला, फिर दूसरा चला, लगभग पौने 2 घंटे हो रहे होंगे। 50 km मोटरसाइकिल से सफ़र मैंने तय किया था। तब भी मैंने सोचा लाइव आते हैं, ठीक है।